हंसिए। देखिए जो है आज हम लोगों का टॉपिक है फिजिक्स में जो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा था ना, F12 और F21 है ना। दोनों को प्रूव करने को आएगा कि F12 इक्वल टू माइनस F21, ये प्रूव करने को कभी कभार पूछता है, तो इसको आप लोगों ने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। हाँ कल आप बताए। हाँ, तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना। आवेशों का वितरण, किसी चालक पर आवेशों का वितरण किस तरीके से होता है, किसी पदार्थ पर आवेश का वितरण कैसे होता है, ये समझिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए जो पदार्थ है उसकी आकृति के अनुसार या तो वो एक लाइन होगा, है ना, मतलब रेखीय चालक होगा, क्यों जी, या तो वो क्या होगा रेखीय चालक, वीडियो में आ रहा है ना, या फिर वो होगा कि क्षेत्रफल के अनुसार होगा, उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, या फिर मतलब कि क्षेत्रीय चालक, मतलब जिसमें क्षेत्रफल हो, है ना। और या तो वो जो होगा 3D में आकृति होगी, यानी कि घन या घनाभ के रूप में होगा चालक पदार्थ। चालक मतलब जिसमें से धारा का प्रवाह हो सके, है ना, ये आपका क्या हो गया घन। मतलब आवेशों का वितरण यानी आवेश जिसे देना है, आवेश जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो 3 प्रकार से हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है, रेखीय हो सकता है, क्षेत्रफल के आकार का हो सकता है यानी कि पृष्ठीय हो सकता है, और आयतनीय हो सकता है। रेखीय का मतलब जब सिर्फ एक लाइन में वो आवेश वितरित हो, है ना। और फिर उसके बाद ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल ये यानी कि पृष्ठीय हो गया, और ये क्या हो गया आपका आयतनात्मक यानी कि आयतनीय या घन के जैसे। जब हम आवेश इस पे देखते हैं किसी चालक तार पर, रेखीय चालक तार पर, तो आवेश उसकी लंबाई में ऐसे क्या हो जाता है वितरित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। आवेशों का वितरण 3 प्रकार का होगा, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। रेखीय किसे कहेंगे, जब किसी पदार्थ को आवेश देने पर आवेश उसके क्या कहते हैं केवल एक रेखा में वितरित हो जाए, एक लाइन में वितरित हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। लंबाई में केवल एक भुजा के अंतर्गत वितरित होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका रेखीय। लेकिन अगर लंबाई और चौड़ाई पूरे क्षेत्रफल में वितरित होगा तो क्या कहलाएगा क्षेत्रफलीय या पृष्ठीय आवेश वितरण। और यदि उसके पूरे आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वितरित हो रहा है तो आयतनात्मक आवेश वितरण कहलाता है, ठीक ना। फिर उसके बाद इस प्रकार आवेश वितरित होने के बाद जो भी आवेश दिए हैं, थोड़े से क्षेत्र में कितना आवेश है ना, एकांक क्षेत्र में कितना आवेश है, इसको बताने वाली राशि क्या कहलाती है, उसका घनत्व। क्या कहलाता है घनत्व, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व से हमें क्या पता चलता है, एक सूक्ष्म अंतराल में कितना आवेश वितरित है, ये क्या कहलाता, कौन बताता है, आवेश घनत्व, है ना। आवेश घनत्व किसे कहेंगे, किसी पदार्थ के सूक्ष्म अंतराल में वितरित आवेश की मात्रा उसकी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी आवेश घनत्व। सूक्ष्म अंतराल में लंबाई में है अगर तो वो कहलाएगा आपका इस प्रकार, आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। अगर केवल लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई मतलब एक भुजा में वितरित हो रहा है तो वहां पर उसको हम क्या बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व, समझे ना। इसका परिभाषा क्या होगा, एकांक लंबाई में, ध्यान से सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा, एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा उसका क्या कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व, एकांक लंबाई में। और इसको डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। और लैम्डा बराबर होता है Q/L। एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा उसकी क्या कहलाती है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। समझ में आया ना। फिर उसके बाद जो है आगे देखें, फिर उसके बाद आता है जब क्षेत्रफल में वितरित होगा, तो क्षेत्रफल में वितरित आवेश का घनत्व जो नापा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से, है ना। एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है,
पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और ये बराबर होता है Q बाई ए। क्या होता है Q बाई ए? क्षेत्रफल में वितरित Q बाई ए, लंबाई में वितरित Q बाई एल, और डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा से। इसको किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। ओके, फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जब आप फिजिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम का यूजेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर आवेशों का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, समझे ना। तो लंबाई में वितरित होगा तो रेखीय आवेश घनत्व, लंबाई का मतलब जैसे चालक तार हो गया, तार क्या हो गया आपका? रेखीय आवेश घनत्व। और पतला एक प्लेट हो गया तो पृष्ठीय हो जाएगा। कोई धातु का गोला हो गया, है ना, धातु का गोला या आयताकार बड़ा सा टुकड़ा हो गया तो उसमें किस तरीके से आवेश का वितरण होगा? घनीय, मतलब कि आयतन के रूप में, है ना। तो तीसरा क्या कहलाएगा? आयतनात्मक आवेश। आयतनात्मक, है ना, आवेश घनत्व। और इसको डिनोट करेंगे हम किससे? रो से। किससे डिनोट करते हैं? रो से। और रो बराबर कितना होता है? Q बाई V। तो डेफिनेशन इसका क्या दोगे? आयतनात्मक आवेश घनत्व का एकांक आयतन में, है ना, एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? उसका आयतनात्मक क्या कहलाता है? आवेश घनत्व कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं? क्यों जी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? पक्का ना? बोलो। अब चलो देखो, ये आयतनात्मक आवेश घनत्व हो गया। इसके बाद एक चीज और देखिएगा, जैसे आवेश का वितरण आप लोग कर रहे हैं, चालक तार हो गया। अब उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक चालक होता है और एक क्या होता है? अचालक होता है। जब आप चालक में आवेश का वितरण कर रहे होंगे तो आवेश उसके केंद्र पर जाकर के स्थित होगा, है ना। और जब अचालक में आप आवेश का वितरण कर रहे होंगे तो आवेश कहाँ जाकर के? ये संपूर्ण क्षेत्र में वितरित हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्र में वितरित हो जाएगा। जैसे हम ये किए पदार्थ, ये ले लिए आपका चालक है, ये मतलब आप रख लीजिए लोहा, इसको आवेशित कर रहे हैं तो ये आवेश इसके कहाँ पे जाकर के वितरित होगा? सेंटर पर, केंद्र पर, है ना। और यहीं पे अगर ये अचालक हो गया तो अचालक में आवेश कहाँ वितरित रहेगा? सब जगह, है ना, सब जगह समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा, अगर अचालक है तो, है ना। बात समझ में आई ना? चालक में केंद्र पर एक जगह केंद्रित हो जाएगा। अब इसको उसी में बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा चलो, क्यों का बात हम करते हैं। चालक किसे कहते हैं? जिसमें से वैद्युत धारा या वैद्युत आवेश का प्रवाह हो सके। देखिए, जो पदार्थ होता है उसका समस्त द्रव्यमान जो है किस पर कार्य करता है? उसके केंद्र पर कार्य करता है ना। अब ध्यान दीजिए, चालक जो होगा तो इस पर अगर हम आवेश देंगे तो ये आवेश जो है मतलब चालक में प्रवाह होता है ना, प्रवाहित होने के कारण आप अगर इस क्षेत्र में दे रहे हैं आवेश तो ये जाकर के केंद्र में एकत्रित हो जाता है। जबकि अचालक में क्या है? आवेशों का प्रवाह नहीं होता है ना, तो जो आवेश जहाँ दिए जाएंगे वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। बात समझे ना। इसमें क्या होता है? प्रवाह होता है, इसलिए जाकर के केंद्र पर एकत्रित हो जाते हैं, और इसमें प्रवाह नहीं होता है तो इसलिए इसमें चारों तरफ क्या रह जाते हैं? फैले रह जाते हैं। बात समझ में आई ना। अब ये भी खत्म हो। अब जैसे अगर ये खोखला गोला है, खोखला गोला है तो चाहे वो चालक होगा चाहे अचालक होगा, आवेश हमेशा इसके कहाँ पर वितरित होंगे? पृष्ठ पर, है ना, पृष्ठ पर वितरित होंगे। ओके। अब उसके बाद अगर ये गोला हम ले लें और पूरा भरा हो, है ना, गोला ले लिए वो पूरा भरा हो, है ना, खोखला ना हो, और एक चालक हो और दूसरा क्या हो? अचालक हो, तो चालक में गोला कहाँ जाओ? क्या कहते हैं? आवेश कहाँ जाके एकत्रित होंगे? केंद्र पर। सारा आवेश कहाँ जाके एकत्रित हो जाएगा? और इसमें आवेश क्या रहेगा? सब जगह समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। जब ये गॉस थ्योरम पढ़ेंगे उसमें इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो आवेशों का वितरण तीन प्रकार से, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन, है ना। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहेंगे? एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? रेखीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? पृष्ठीय आवेश घनत्व। एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? आयतनात्मक आवेश घनत्व। अब इन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल का जो है हमें निगमन करना है, सूत्र निगमित करना है। और क्या होगा वो सूत्र? चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, मान लीजिए कि ये चालक तार है ना,
जो कि एक समान आवेश से क्या है, आवेशित है ना, क्यों जी, और इसकी एक सूक्ष्म लंबाई dl है ना, मतलब इस बिंदु को a कह देते हैं, a रखते हैं, ओके, बात समझे, जिस पर चार्ज कितना है dq, ये सूक्ष्म खंड है a जिसका चार्ज कितना है और लंबाई कितनी है ना, बात समझे, और इसके कारण एक बिंदु B है जिस पर एक अन्य चार्ज Q0 रखा है, परीक्षण आवेश Q0 है ना, परीक्षण आवेश Q0 बिंदु B पर रखा गया है, जिस पर हमें इसके कारण, इस चालक तार के कारण वैद्युत बल की गणना करनी है, बात समझे, ये देख रहे हैं, ये क्या है, चालक तार है जो कि एक समान आवेश से क्या है, आवेशित है, प्लस Q कूलाम आवेश इसमें पूरी तरीके से वितरित हो चुका है, बैठ चुका है, तो हम इस चालक तार के कारण एक बिंदु B है या A रख लीजिए, है ना, A रख लीजिए, इस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत बल, बोलो, बात समझे नहीं, अब इस पर वैद्युत बल अगर निकालना है हमको, तो इस पूरे चालक तार के कारण एक साथ हम नहीं निकाल सकते। अब चलिए फिजिक्स की भाषा में समझिए, जब भी कोई एक आकृति है और उस पूरी आकृति के कारण किसी चीज की गणना एक बिंदु पे करना है, तो पूरी आकृति के कारण जो है आप उस पर एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो उसमें एक छोटी सी आकृति ले लीजिए जिसके लिए हम आप डिफरेंशियल वैल्यू बोलते हैं, है ना, अवकलन वैल्यू, है ना, अवकलन मान, उस अवकलन मान के लिए आप उसका मान निकाल लीजिए, d के लिए उसका मान निकाल लीजिए, d फॉर होता है डिफरेंशियल यानी कि अवकलन, जब d के लिए मान निकालेंगे तो जैसे df की वैल्यू निकालना है तो df बराबर मान लो कि x आया सपोज, तो जब इस पूरे आकृति के कारण वैल्यू निकालेंगे तो यही d उधर भेज करके क्या हो जाएगा, वो जब d उधर जाएगा, डिफरेंशियल उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, स्टोरेज फुल नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, चलिए ठीक, जो भी होगा, अब ध्यान दें, हमने क्या बोला, जब पूरी आकृति के कारण हम एक साथ नहीं निकालेंगे, एक सूक्ष्म आकृति जिसे हम d से डिनोट करते हैं उसके कारण निकाल लेंगे, जब पूरी आकृति के कारण निकालना होगा तो वही d उधर जाकर के क्या बन जाता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो किसमें चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन, है ना, अभी आप सीख लेंगे, चलो, अब एक समान आवेश से प्लस Q कूलाम आवेश इसमें क्या है, वितरित है ना, और ये जो है इसके कारण हमें इस पर जो है वैद्युत बल की गणना करनी है, तो उस वैद्युत बल की गणना आप कैसे करेंगे, पहले मान लेते हैं एक छोटा सा खंड है ना, छोटा सा खंड है जिसका नाम है dA, या सॉरी जिसकी लंबाई कितनी है, dl है, कितनी है, dl, एक छोटा सा खंड ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी होगी, dl, और चार्ज कितना हो गया इस पे, dq, लंबाई dl है और चार्ज कितना है, dq, इसके कारण बिंदु A पर निकाल लेंगे वैद्युत बल, है ना, चलो ठीक, ये मान लेते हैं मूल बिंदु O है, यहाँ से ये A की दूरी कितनी हो जाएगी, OA बराबर R1, और ये B रख लीजिए, सॉरी B रख लीजिए, यहाँ पे परीक्षण आवेश क्या रखा गया है, Q0, इसके कारण इस जो है दूरी हो जाएगी ये क्या, R2, वही कूलाम के नियम का अनुप्रयोग करेंगे, यहाँ पर चार्ज कितना है, dq, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, Q0, अब इसी dq के कारण इस पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा, F A B, क्यों जी, A के कारण B पर लगने वाला बल ना, बोलो, अब AB बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इतना समझ में आया ना, A के कारण B पर लगने वाले बल की गणना हमको क्या करनी है ना, गणना करनी है, बोलो, यहाँ पे इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ये चित्र समझ में आ गया है, अब चलो पहले हम लोग निकालते हैं dq के कारण, वीडियो में आ रहा है यहाँ पे, dq के कारण बिंदु B पर बल, अब dq के कारण निकाल रहे हैं बल तो क्या निकलेगा, df निकलेगा,
हमेशा याद रखिएगा, अगर छोटी वैल्यू के लिए बल निकालेंगे तो बल का मान भी क्या होगा, छोटा होगा। छोटी वैल्यू के लिए अगर कोई चीज़ गणना करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी ही आएगी, है ना। तो ये आपका हो गया DF। DF बराबर फार्मूला 1/4πε0 Q1 के यहाँ पे क्या रखोगे, DQ। चार्ज कितना है DQ, और Q2 कितना है Q0 अपॉन AB स्क्वायर। क्यों जी, AB स्क्वायर, डिस्टेंस हमने क्या लिया है, AB स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है जब हम इसको सदिश के रूप में निरूपित करेंगे तो ये DF वेक्टर DF बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 DQ Q0 अपॉन AB वेक्टर AB मॉड वेक्टर AB स्क्वायर इंटू AB। किसी राशि को सदिश में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराते हैं, एकांश सदिश से ना। एकांश सदिश से जो है हम गुणा करा देंगे। एकांश सदिश मतलब जिसका सदिश बन सकता होगा। ओके, बात समझ में आ रही है। अब वेक्टर DF बराबर कितना आएगा यहाँ पे, 1/4πε0 DQ अपॉन Q0 इक्वल टू वेक्टर AB स्क्वायर, है ना। और ये AB कैप की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर AB अपॉन मॉड वेक्टर AB। बोलो भाई, यहाँ वेक्टर DF बराबर कितना आएगा, 1/4πε0 DQ अपॉन Q0 वेक्टर AB का होल क्यूब मॉड वेक्टर AB का होल क्यूब इनटू वेक्टर AB। चलो वेक्टर AB की वैल्यू निकालते हैं। DF AB रख लीजिए यहाँ पे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो समझ में आ जाएगा कहाँ से कहाँ आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। हाँ बोलो, एनी प्रॉब्लम, नो, पक्का। चलो वेक्टर AB की वैल्यू क्या होगी, माइनस में बता दीजिए, वेक्टर OB माइनस, क्यों जी, वेक्टर OB की वैल्यू आपने क्या लिया है, R2 वेक्टर R2 माइनस। तो इस तरीके से इसको क्या डिनोट करेंगे हम, R1। दूसरे को पहले लिखते हैं, फिर दूसरे पॉइंट, पहले पॉइंट को कहाँ लिखते हैं, बाद में, है ना। तो ये किससे डिनोट करेंगे, R1 2 से। क्लियर हो गया। वेक्टर AB जहाँ क्या लिख लोगे, R1 2। बोलो, तो ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पे यही आगे लिख रहे हैं, वहां गया। तो वेक्टर DF AB बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 DQ Q0 अपॉन AB मॉड AB के यहाँ क्या रख दोगे, वेक्टर R1 2 का होल क्यूब। क्यों जी, और ये R1 वेक्टर R1 2। बोलो, वेक्टर R1 2। कहीं कहीं पे जो है इसको थोड़ा मॉडिफाई और कर लेते हैं, इसके रूप में आंसर दिया जाता है कहीं कहीं पे 1/4πε0 DQ इंटू Q0 अपॉन वेक्टर R1 2 का होल क्यूब। इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R1 माइनस R2 के रूप में भी लिखते हैं। अरे भाई R1 2 को R2 माइनस R1 के रूप में भी लिखते हैं ना। मतलब वही चाहे R1 2 लिखोगे चाहे ये, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं ऐसे लिखा है, दोनों एक ही चीज है। ये यहाँ पे समझ में आ गया पूरी तरीके से, पक्का। अब देखो DQ, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर, यहाँ तक दिख रहा है वीडियो में। DQ बाई क्या, DL ना। अरे भाई QIL, यहाँ पे जो है D ले रहे हैं, सूक्ष्म आवेश ले रहे हैं, तो सूक्ष्म दूरी ली होगी लैम्डा बराबर। क्यों, तो DQ बराबर कितना आएगा, DQ बराबर लैम्डा इंटू DL। कंफर्म हुआ। अब यही DQ की वैल्यू लेकर के जाके यहाँ पे रख दीजिए, लेकर के जाके रखेंगे तो क्या मिलेगा, आप देखिएगा ध्यान से। DF AB बराबर 1/4πε0 DQ के यहाँ कितना रखेंगे, लैम्डा इंटू DL Q0 अपॉन वेक्टर R1 2 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R1 2। बोलो, इतना सबको समझ में आ गया। अब अगर हम संपूर्ण पूरे तार के कारण निकालें या संपूर्ण लंबाई के कारण निकालें
यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा संपूर्ण लंबाई के लिए लंबाई के कारण बल, तो क्या आएगा एफ ए बी बराबर इधर डी है, उधर जाके क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ओके, मतलब कि इधर अवकलन है, उधर जाके क्या हो जाएगा समाकलन। समाकलन। और समाकलन किसका होगा? जिसके साथ डी लगा होगा। समाकलन हमेशा किसका होता है? डिफरेंशिएशन तो डी किसके साथ इस तरफ लगा हुआ है? डीएल यल के साथ लगा हुआ है ना, यानी लंबाई। समाकलन में डीएल ही रहेगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो आप ये बाहर करोगे क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लीजिए, और फिर क्या बाहर कर लेंगे? लैम्डा लैम्डा क्यू नॉट भी नॉट। चाहे बाहर कर लीजिए, लैम्डा इंटू क्यू नॉट अपॉन कितना? मॉड वेक्टर r1 मॉड वेक्टर r12 का होल क्यूब इंटू वेक्टर r12 इंटीग्रेशन dl, ठीक ना। और इंटीग्रेशन में आप बता दीजिए कि किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यल लिख देंगे तो पता चल जाएगा किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेंथ का, है ना। तो चाहे ऐसा लिखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप इतना यहाँ पे लेकर के लिखिए, बस इतना समझिए। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखें, जैसे आपने ये डी है, इस डी को जो है आप उधर लेके जाएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा वेक्टर एफ ए बी, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, है ना। या क्यू नॉट को लेम्डा इंटू क्यू नॉट को बाहर कर लीजिए। लेम्डा क्यू नॉट को हमने बाहर कर लिया इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद क्या रखा? इंटीग्रेशन। कौन कौन बच रहा है? डीएल अपॉन मॉड वेक्टर r1 वेक्टर r12 का होल क्यूब इंटू वेक्टर r12, है ना। ये बच रहा है। बस यहाँ पे आप ये लगा दीजिए, इससे ये पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन आपने किसका करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है? लंबाई का, है ना। तो चाहे तुम यहाँ पे लिखो, चाहे शुरुआत में ही ऐसे लिख लोगे, इंटीग्रेशन यल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्या है? लेम्डा इंटू क्यू नॉट अपॉन मॉड r12 का होल क्यूब इंटू वेक्टर r12 इंटू डी एल। डीएल से पता चल रहा है कि लंबाई का हाँ, यहाँ ये लिख देने से ये पता चल जा रहा है, इसको हम कहते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में ये हो जाता है, पता चल जाता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक का समाकलन, यानी कि कितना समाकलन करना है। बात समझे ना। तो यहाँ पे आप ये लिख देंगे। ये क्लियर हो गया? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे ना। हाँ, अब ऐसे अगर मान लीजिए हमने जो है ये किसका पढ़ा था हमने? लंबाई का। अब ऐसे जो है अगर मान लीजिए हमें क्षेत्रफल का निकालना हुआ तो आप क्या करोगे? क्षेत्रफल का निकालेंगे बस। ये मान लीजिए कि एक आकृति बनाइएगा, ये बड़ी सी आकृति है कि जो कि प्लस क्यू कूलम आवेश से क्या है? आवेशित है भैया, अचालक, ठीक है, अचालक है, जो कि प्लस क्यू कूलम आवेश से क्या है? आवेशित। क्लियर हो गया? और इसके कारण बिंदु बी है जिस पर एक परीक्षण आवेश क्या रखा गया है? इस पर क्या निकालना है हमें? वैद्युत बल। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक छोटा सा खंड ले लेंगे, ऐसे आयत जैसा बनाएंगे छोटा सा खंड, जिसका क्षेत्रफल कितना लेंगे? डी ए। पूरे का क्षेत्रफल ए है तो इसके इतने का क्षेत्रफल कितना ले लेंगे? डी ए, है ना। डी ए हो गया। और उसके बाद जो है इस पर आवेश कितना ले लेंगे आप? डी क्यू, है ना। इसके लिए डी ए और इसके लिए कितना मानेंगे ना। हाँ, अरे भाई पूरे का चार्ज क्यू है तो छोटे के लिए हम कितना ले लेंगे? डी क्यू। पूरे का क्षेत्रफल ए है तो छोटे के लिए क्षेत्रफल कितना ले लिया? डी ए। यहाँ पे पॉइंट कितना ले लिए? ए। बात समझे नहीं? अब इसके कारण हमें किस पर निकालना है? बल बिंदु बी पर। तो इस बल का मान क्या होगा? वेक्टर एफ बी को भैया ए बी। फिर वही चीज आप यहाँ से क्या लेंगे? मूल बिंदु ओ, ये क्या हो जाएगा? वेक्टर r1, और ये क्या हो जाएगा आपका? r2 ऐसे मान लीजिए। ओ ए और ओ बी बराबर। अब स्टार्ट कर दीजिए, फिर से वही सब करना शुरू कर दीजिए। वही सब करते जाएंगे तो आपको ये मिलेगा एक बार लास्ट में, वेक्टर एफ डी वेक्टर एफ ए बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा आपका डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन वही मिलेगा r12 का होल क्यूब इंटू वेक्टर r12, ये मिलेगा 100%। वैसे ही सेम मिलता जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको डी क्यू की वैल्यू क्या रखोगे? चूंकि क्षेत्रफल पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी ए। तो डी ए बराबर क्या रखोगे यहाँ पे? सिग्मा इंटू डी ए। इतना आपको मिलेगा। डी क्यू बराबर रखेंगे ना, जब डी ए बराबर हाँ, डी क्यू बराबर क्या रखोगे? सिग्मा इंटू डी ए, तिरछा गुणा करा करके। यहाँ तक मिलेगा ही 100%।
अगर आप उसी तरीके से करते आएंगे सदिश निरूपण करते हुए, है ना, ये समझ लीजिए कि आज का ये तीसरी बार हम बता रहे हैं आपको, है ना, पूरा वो विस्तार करके बताने का है नहीं कि डी क्यू के कारण इस पर लगने वाला बल एफ ए बी बराबर, पहले आप लिखिएगा कूलाम के नियमानुसार 1/4πε0 Q1 Q2/r² से, है ना, ए बी स्क्वायर, फिर उसको सदिश निरूपण कर लीजिएगा, सदिश निरूपण यहाँ तक पहुँचाओगे, फिर आखिरी में पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर कितना होता है, डी क्यू अपॉन डी ए होता है ना, बोलो भाई, डी क्यू अपॉन डी ए होता है। अब ये डी क्यू अपॉन डी ए से हमने डी क्यू की वैल्यू क्या निकाल दी, क्या निकली, सिग्मा इंटू, अब ये सिग्मा इंटू डी ए यहाँ पे रखिए 1/4πε सिग्मा इंटू डी ए क्यू नॉट अपॉन वेक्टर r12 मॉड वेक्टर r12 का होल क्यू इंटू वेक्टर r12, ये डी एफ ए भी निकलेगा, बोलो। अब ये डी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, तो ये वेक्टर एफ ए बी बराबर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ए 1/4πε0 इंटीग्रेशन क्या रख लीजिएगा ए, अरे चाहे उसको बाहर कर लीजिए कांस्टेंट को, ना भी मर्जी करेगा तो नहीं ना करिएगा, सिग्मा क्यू नॉट इंटू डी ए को भैया अपॉन मॉड r12 का होल क्यूब वेक्टर r12, बात समझे कि नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम, बोलो पक्का ना, हाँ, ये ऐसे बनता चला जाएगा, और जब आयतन वाला बनाना होगा ऐसे बड़ी सी आकृति आप बनाइएगा, ये आयतन वाला बन गया, निकाल लेंगे, है ना, ये हो गया पूरा प्लस क्यू कूलाम आवेश से क्या है, हीरा, पूरा प्लस क्यू कूलाम आवेश से क्या है, आवेशित है, क्यों जी। अब इसमें एक छोटा सा खंड, एक छोटा सा और बना लीजिएगा, क्या, घन, जिसका क्षेत्रफल कितना, जिसका आयतन कितना हो जाएगा, डीवी, चार्ज कितना यहाँ पे रखोगे, डी क्यू, पॉइंट के अनुसार रखोगे डी ए, अब यहाँ पे जो है बिंदु बी हो गया, हाँ, इस Q पर नॉट। चार्ज क्या रखोगे, क्यू नॉट, अब वही चीज मूल बिंदु ओ से ये R2 आपका R1 R1 हो गया, ये R2 हो गया, कैलकुलेशन से ज्यादा निरूपण होना चाहिए, और फिर अगर रखते जाओगे तो यही मिलेगा आपको, वेक्टर एफ ए बी 1/4πε0 इंटीग्रेशन वी, मतलब किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, डी का, बैलून का, यहाँ सिग्मा के यहाँ क्या मिलेगा आपको, रो आयतन आवेश घनत्व, और क्यू नॉट और डी ए के जहाँ क्या मिल जाएगा भैया, डी जी, बात समझे ना, अपॉन कितना हो जाएगा, मॉड वेक्टर r12 का होल क्यूब वेक्टर r1, ऐसे मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे रो मिला, रो और डी भी रहेगा, यहाँ पे सिग्मा और डी ए है, वहाँ पे आपने पढ़ा था क्या, लेमडा और डी एल, है ना, तो ये हो गया आवेश वितरण के कारण क्या, वैद्युत बल, है ना, तो रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल, हेडिंग डाल करके जो मैंने पहले अभी पूरा जो है एक्सप्लेन करके बताया, फिर आप जो है पूरा एक्सप्लेन करके ही लिखेंगे ताकि वो दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए, है ना, क्या किसके कारण, पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण या पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल, आयतन आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल, ये तीन हेडिंग आप लोग बढ़िया से एक्सप्लेन करके लिख लीजिएगा, ओके। कल हम लोग जो है पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं, ओके। कल नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वैद्युत बल एवं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं एवं वैद्युत क्षेत्र, ये समझ में आ गया ना आप लोगों को, ओके।